पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिग्गज नेता अक्सर अपने पहले कार्यकाल में अपनी साख बढ़ाने और दूसरे कार्यकाल में अपनी विरासत बनाने की कोशिश करते हैं, खासकर तब जबकि एक नए नेता की छवि के साथ साथ देश की राजनीति का एक नया अध्याय भी शुरू हो रहा हो तो अपेक्षाएं और भी बढ़ जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल समाप्त किया तो उनके कई निर्णयों की सफलता को अलग अलग नजरिए से आंका जा रहा है विराम। 3 दशकों बाद पहली बार पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार बनाने और कई साहसिक निर्णयों में प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा नीति में कई ऐतिहासिक परिवर्तन नजर आते हैं। इस दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में उनका सबसे पहला कदम भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति रहा, जो भारत के रक्षा ढांचे व नीति में सबसे बड़ा सुरक्षा सुधार है। इस नियुक्ति पर 1999 में हुए कारगिल युद्ध से लगातार कोशिशें हो रही थी। आज CDS के अधिकारों व उत्तरदायित्व को न केवल रेखांकित किया गया बल्कि उसका रक्षा ढांचे व नीति दोनों पर प्रभाव भी देखा जा सकता है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को उनकी सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन 30 दिसंबर 2019 में भारत का पहला CDS नियुक्त किया गया विराम। तब से उन्होंने रक्षा नीति के संचालन, खासकर तीनों सेनाओं का तालमेल बढ़ाने में कई कदमों का रूपरेखा तैयार की विराम। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा निर्णय जम्मू कश्मीर प्रांत का पुनर्गठन रहा। कश्मीर का प्रश्न, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की रक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बन रहा हो, उसके अस्थायी विशेष दर्जे को खारिज करके सफलतापूर्वक उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित किया गया। इस पर चीन व पाकिस्तान की ओर से अपेक्षित आलोचना व आक्रोश के बावजूद भारतीय सेना इन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में कामयाब रही विराम। और अब पूरे विश्व ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। हो सकता है कि कोविड-19 महामारी के चलते कुछ पूर्व नियोजित निर्णय शायद टाल दिए जाए हों, पर इस संदर्भ में कुछ और निर्णय ऐसे भी लिए गए हैं जिनका सीधा संबंध भारत की रक्षा नीति से बनता है विराम। गत फरवरी में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कई घोषणाएं की, जिनमें कुछ का सीधा संबंध रक्षा के स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो भारत के इतिहास में पहली बार कुछ हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि उनका निर्माण भारत में ही हो। इसके साथ साथ सैन्य उपकरणों के उत्पादन में विदेशी निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 49% की सीमा को बढ़ाकर 72% कर दिया गया विराम। और साथ ही में निजी कंपनियों को भी बराबर का हिस्सेदार बनाने की और कोई कदम न उठाए विराम। कोविड-19 के चलते भारत के अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज रफाल, जिसकी सुपुर्दगी मई 2020 में शुरू होनी थी, कुछ विलंबित हो गई है। इसके भारतीय नौसेना के साथ जुड़ने से क्षेत्र का सामरिक संतुलन भारत के पक्ष में हो जाएगा विराम, क्योंकि यह लड़ाकू विमान चीन के रूस से आए सुखोई 27 व सुखोई 30 और उसके अपने J-11 व J-16 और बेशक पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों से बहुत ज्यादा उन्नत और गुणवत्ता का है विराम। कुछ निर्णय पिछले साल के चुनावों की पूर्व संध्या पर लिए गए थे, जिनका प्रभाव इस वर्ष के परिलक्षित हो रहा है। इनमें से एक बड़ा निर्णय बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा सकता है। मोदी सरकार ने एक साहसिक उचित प्रक्रिया में 26 फरवरी की सुबह पूरे विश्व को इससे अवगत कराया कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने 1971 के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को पार कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया विराम। इस पूरे वर्ष में आतंकी हमलों पर लगी लगाम में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का असर साफ नजर आता है विराम। ठीक ऐसे ही फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक शहीद स्मारक का अनावरण किया, जो कि भारत का पहला ऐसा स्मारक है जो भारत की स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में। इसके प्रस्ताव भी 1960 में पारित हुआ था। उसको कार्यान्वित करने की पहल मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही अक्टूबर 2015 में हो गई थी। एक बड़े निर्णय के तहत अप्रैल 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में रक्षा योजना समिति भी गठित की गई थी विराम, जिसका प्रभाव इस वर्ष कुछ निर्णयों में देखा जा सकता है। यह समिति 15 व 5 वर्षीय रक्षा योजनाओं व राष्ट्रीय
सुरक्षा रणनीति की रूपरेखा पर काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो भारत की रक्षा सोच व व्यवहार में आया है वह यह है कि स्वीडन में स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट पिछले एक दशक से भारत को विश्व का सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का आयातक बता रहा था, वह अब न केवल भारत को दूसरा सबसे रक्षा उपकरणों का आयातक कह रहा है बल्कि भारत को रक्षा उपकरणों का उभरता हुआ निर्यातक भी माना रहा है। मार्च 2020 में इस संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का 2015-19 तक 5 वर्षों के दौरान 23वां सबसे बड़ा निर्यातक व 2019 के लिए तो 19वां सबसे बड़ा निर्यातक बताती है। आज भारत जो 1990 तक बुद्धि और गांधी का देश होने के कारण हथियारों के भी निर्यात से झिझकता रहा, आज अगले दशक में $10 अरब के रक्षा उपकरणों के निर्यात की तैयारी में है। विराम हालांकि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में केवल $11 करोड़ था और मोदी सरकार का 5 वर्षों में रक्षा उपकरण निर्यात को 35,000 करोड़ रुपए $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन भारत की पिछले 3 वर्षों के दौरान रक्षा निर्यात की वृद्धि दर में आई तेजी को देखने से यह संभव लगता है कि रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत ने 10,745 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया, जो कि 2017-18 के 4,682 करोड़ रुपए के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रहा और उससे पिछले वर्ष 2016-17 से तो 1,521 करोड़ रुपए से 7 गुना ज्यादा रहा। विराम तब भी भारत का रक्षा निर्यात विश्व का केवल 0.17% बनता है, जिसका अर्थ यह है कि भारत का रक्षा निर्यात विश्व में कहीं और ज्यादा बढ़ सकता है और भारत के वार्षिक रक्षा बजट का अभिन्न अंग बन सकता है। विराम यह अपने आप में भारत की रक्षा की सोच, नीति, व्यवहार और ढांचे में एक मौलिक परिवर्तन का नया अध्याय है जो मोदी सरकार की विरासत का रूप ले सकता है। विराम मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में सबसे पहला कदम भारत के CDS की नियुक्ति रहा, जो भारत के रक्षा ढांचे व नीति में सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। इस नियुक्ति पर 1999 में हुए कारगिल युद्ध से लगातार कोशिशें हो रही थी। विराम